हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल KL स्टडी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम MP टेट वर्ग 2 मेंस एग्जाम्स के लिए केमिस्ट्री की क्लासेस जो पढ़ रहे थे उसी क्रम में ये हमारी नेक्स्ट क्लास होगी, और जिसमें हम आपके पात्रता परीक्षा का जो सिलेबस दिया गया है उसी के अकॉर्डिंग आपको सारी चीज़ें करवा रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो पात्रता परीक्षा में फर्स्ट टॉपिक दिया गया है वो है आपका क्या, पदार्थ। तो जो पदार्थ वाला चैप्टर है वो हमारा लगभग क्लियर हो चुका था। इसके बाद आपका जो पदार्थ होता है वो किससे मिल करके बना होता है, तो परमाणुओं से। ठीक है, अब परमाणु की पूरी संरचना आपको पढ़नी है। तो जो केमिस्ट्री की थ्योरी वाली क्लासें हैं उसकी हमने अलग से प्लेलिस्ट बना दी है, आप सारी क्लासों को देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम विभिन्न जो धातुएं होती हैं या अधातुएं होती हैं उनके बारे में भी आपको बता चुके हैं। आवर्त सारणी का पूरा परिचय, आपको इतिहास पूरा बताया हुआ है कि किस तरीके से जो आवर्त सारणी है उसका क्रमबद्ध तरीके से विकास हुआ, और वर्तमान में जो आधुनिक आवर्त सारणी है जिसके जनक हैं मोज़ले महोदय, उसको हमने कवर कर लिया था। ठीक है, आवर्त सारणी से संबंधित जितने भी आपके मतलब जो थ्योरी होती है वो भी कवर करवाई, और जो आपके कुछ वर्ड्स निकल करके आते हैं जैसे आपकी इलेक्ट्रॉनिक बंधुता क्या कहलाती है। ठीक है, इसके बाद आपका आयनन विभव क्या होता है, विद्युत ऋणात्मकता क्या कहलाती है, संयोजकता किस तरह से निकालते हैं, तो ये क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं, तो ये भी हमने कवर कर लिए थे। ठीक है, तो आज के सेशन में हम जो धातुओं के यौगिक पढ़ रहे थे, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो आपके धातुओं के यौगिक हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस भी बनते हैं। ठीक है, तो ये अभी तक की जो थ्योरी वाली क्लासेस हैं उसमें ये हमारी नेक्स्ट क्लास है, और ये हमारी क्लास नंबर होगी 28। कौन सी होगी, 28 क्लास होगी। और इसमें हम अगले जो धातुएँ हैं जैसे मैंगनीज हो गया, आपका तांबा हो गया, कॉपर हो गया, यहाँ से भी क्वेश्चंस बनते हैं सॉरी, तो इसको यहाँ पर हम कवर करेंगे। ठीक है, तो अभी तक जो हमारी केमिस्ट्री की थ्योरी वाली क्लासेस हैं लगभग 27 हो चुकी हैं। अब हमारी जो क्लास होगी वो 28 होगी, और इसमें हम धातु अधातु के ही यौगिक पढ़ेंगे। ठीक है, आपने देखा होगा कितने ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपकी अगली धातु है, इससे पहले हमने सोडियम कर लिया है, सोडियम के जितने भी यौगिक हैं वो आपको बता दिए। इसके बाद आपका मैग्नीशियम आपको बता दिया है। इसके बाद आपका जो है मैग्नीशियम के बाद कैल्शियम आपको बताया कि किस तरह से इनसे क्वेश्चंस बनते हैं, एल्यूमिनियम से क्वेश्चन बता दिए। ठीक है, अब यहाँ पर हम मैंगनीज से देखेंगे। तो आपकी जो मैंगनीज है इसके जो यौगिक हैं वो आपको याद रखने हैं, और इसका क्या यूज होता है वो आपको याद रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो जो मैंगनीज है इसका जो परमाणु क्रमांक है वो कितना होता है, 25, यानी 25 इसका परमाणु क्रमांक होता है। अब देखिए इसका जो निष्कर्षण है वो किस तरीके से, किस अयस्क से किया जाता है, तो आपको विभिन्न धातुओं के जो अयस्क हैं वो भी बताए हुए हैं, इम्पोर्टेंट हैं सारे के सारे। आप जो पिछले लेक्चर्स हैं उनको देखिएगा। ठीक है, तो जो मैंगनीज है इसका जो निष्कर्षण है वो पायरोलुसाइड्स नामक अयस्क से किया जाता है। किससे किया जाता है, पायरोलुसाइड्स अयस्क से। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा आप लोग, दिया गया है मैंगनीज के यौगिक में फर्स्ट जो दिया गया है वो है आपका पोटेशियम परमैंगनेट, और इसमें बस आपको यही याद रखना है। ठीक है, तो इसका सूत्र भी आपको याद रखना है। तो जो पोटेशियम परमैंगनेट होता है इसका जो सूत्र होता है वो होता है KMnO4 करके। ठीक है, इसको लाल दवा के नाम से जाना जाता है, तो निकनेम भी आपको याद रखने हैं। ठीक है, अब देखिए जो पोटेशियम परमैंगनेट है यह एक बैंगनी रंग का क्या है, क्रिस्टलीय ठोस है, और इसे लाल दवा के नाम से जाना जाता है। अब देखिएगा जो जीवित मनुष्य है, जो जीवित मानव है, इसके शरीर में मैंगनीज सबसे कम पाया जाने वाला तत्व है। तो एक क्वेश्चन ये आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन बनता सबसे अधिक सबसे कम, तो जो मानव शरीर है, जैसे आपसे कह दिया मानव शरीर की बात कर दें या फिर वायुमंडल की बात कर दें, तो आपको ये याद रखना है कि कौन सा तत्व कितने प्रतिशत और कहाँ पर पाया जाता है। तो मानव शरीर में यदि पूछता है तो सबसे कम मात्रा में पाए जाने वाला जो तत्व है वो है आपका मैंगनीज। मैंगनीज को Mn कहते हैं। इसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो 25 होता है। ठीक है, नेक्स्ट धातु देखिएगा, दिया गया है लोहा या आयरन, जिसका संकेत होता है Fe। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो जो लोह तत्व होता है यदि मानव के शरीर में इसकी कमी हो जाती है तो एनीमिया रोग हो जाता है। ठीक है, अब जो डॉक्टर है वो क्या सलाह देता है एनीमिया रोग से बचने के लिए, तो वो सलाह देता है कि हरे पत्तेदार सब्जियां खाइए, पालक वगैरह। ठीक है, इसके बाद गुड़ खाइए और आंवला खाइए। ये बहुत ही मतलब लौह तत्व युक्त आपके चीज़ें होती हैं। तो देखिए जो लोहा है या आयरन है इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 26 होता है।
अब लोहा जो है एक संक्रमण धातु है, तो लोहे से खूब सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे आपका ढलवा लोहा क्या होता है, पिटवा लोहा क्या होता है, इससे जो मिश्र धातुएं बनती हैं वो किस तरीके से बनती, क्या इसके यूजेस होते हैं, ये आपको पढ़ना है। तो जो लोहा है वो क्या है, एक संक्रमण धातु है और भूगर्भिक तत्वों में लोहे का स्थान चौथा है। भूगर्भिक का मतलब जो भूमि से प्राप्त है, भूमि के गर्भ से प्राप्त होते हैं, तो उनमें जो जो लोहा है उसका स्थान कौन सा है, चौथा। प्रकृति में लोहा मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता, हरी सब्जियों में यह प्रचुर मात्रा में मिलता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनता है आपका लोहे से कि कहाँ पर ये सबसे ज़्यादा मात्रा में देखने को मिल जाता है, ठीक है। यह मानव रक्त के हीमोग्लोबिन में भी उपस्थित होता है। तो आपको पता होगा हीमोग्लोबिन क्या होता है, किस तरीके से इसमें ऑक्सीजन मिलती है, क्योंकि हमने बायोलॉजी के जब आपको सेशंस कराए हुए थे वहाँ पर इसके बारे में सारी चीज़ें बताई हुई थी, ठीक है। अब देखिए ये जो है संक्रमण धातु, देखिएगा जो डी ब्लॉक के तत्व हैं उनको संक्रमण धातुएं कहा जाता है। तो आवर्त सारणी में आपको बताया हुआ था कि जो पहला और दूसरा जो आवर्त होता है वो एस ब्लॉक होता है, ठीक है। फिर पीछे जो होते हैं वो आपके पी ब्लॉक और बीच में इनके जो होते हैं वो डी ब्लॉक कहलाते हैं। अब डी ब्लॉक के तत्वों को क्या कहा जाता है, तो संक्रमण धातुएं कहा जाता है। जिस तरीके से एस ब्लॉक के तत्वों को क्षारीय धातुएं कहते हैं, उसी तरीके से आपका जो डी ब्लॉक दिया गया है उसको क्या कहते हैं, संक्रमण धातुएं कहते हैं। अब देखिए जो परमाणु क्रमांक 21 है, स्कैंडियम यहाँ पर आता है, इसके परमाणु क्रमांक मतलब यहाँ से 21 से लेकर के परमाणु क्रमांक 112 यानी यूनवियम एक UB इसका संकेत होता है, तक स्थिर धातुएं संक्रमण धातुएं कहलाती हैं। अब देखिए इसमें आंशिक रूप से भरे हुए क्या होते हैं, डी ऑर्बिटल होते हैं। यह धातु में सामान्य धातुओं की तुलना में अधिक विद्युतीय, अधिक तन्य और अधिक आघात वर्धनीय होती हैं। तो आपको बता चुके हैं धातुओं की क्वालिटीज़ क्या होती है, क्या उनकी प्रॉपर्टीज़ होती, क्या उनके गुण होते हैं। तो आपको पता है कि धातुएं तन्य भी होती हैं, धातुएं आघातवर्ध भी होती हैं, धातुएं चमकदार भी होती हैं, विद्युत ऊष्मा की सुचालक भी होती हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो अन्य जो धातुएं हैं उनकी अपेक्षा यहाँ बात की जा रही है कि जो लोहा है, जो आयरन है आपका, वो अधिक तो तन्य होगा, अधिक आघातवर्धी होगा, अधिक विद्युत मतलब चालक होगा। नेक्स्ट है लोहे का निष्कर्षण किस तरीके से किया जाता है। तो निष्कर्षण जो इम्पोर्टेंट धातुएं जैसे सोडियम पढ़ा था हमने, या इसके बाद हमने मैग्नीशियम पढ़ा, एल्यूमिनियम, तो इनके निष्कर्षण की विधि आपको याद रखनी है क्योंकि ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है। तो देखिएगा लोहे के निष्कर्षण में बात भट्टी का प्रयोग किया जाता है। तो एक क्वेश्चन बन जाता है कि बात भट्टी का प्रयोग किस धातु या किस तत्व के निष्कर्षण में होता है, तो लोहा के, ठीक है। अब देखिए लोहे का निष्कर्षण जो है मुख्यतया इसका जो अयस्क होता है, वैसे तो इसके कई अयस्क हैं लेकिन जो लाल अयस्क है वो है हेमेटाइट, इससे किया जाता है। और एक क्वेश्चन पूछता है कि लोहे का जो चुंबकीय अयस्क है वो क्या कहलाता है, तो वो आपका मैग्नेटाइट होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर लोहे की किस्में, वेराइटीज़ ऑफ आयरन, तो लोहे की मुख्य रूप से 3 किस्में होती हैं और इनमें आपको याद रखना है। और ये जो है किस्में कार्बन की मात्रा के आधार पर है। जिस तरीके से हम कोयले को पढ़ते हैं कि कोयले में इतना कार्बन होता है, तो वो आपका जो है कौन सा कोयला होगा, पीट कोयला होगा या कौन सा, ठीक है, लिग्नाइट होगा, एंथ्रेसाइट होगा, इस तरीके से। तो यहाँ पर जो लोहा है उसकी भी 3 किस्में होती हैं। एक तो ढलवा लोहा होगा, एक आपका होगा पिटवा लोहा और एक होगा इस्पात। तो देखिए यहाँ पर ढलवा लोहा क्या होता है, यहाँ क्वेश्चन पूछता है। तो इसमें कार्बन की जो मात्रा है वो अपेक्षाकृत अधिक होती है, अधिक मतलब 2.5 होती है। इसी कारण से यह कठोर और भंगुर होता है। अब आप समझते हैं कठोर और भंगुर का मतलब, जो ढलवा लोहा है या धातुओं की भांति व्यवहार दर्शाता है, मतलब इनको यदि हम प्रहार करेंगे तो ये टूट जाएगा, चूर चूर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये क्या है, ढलवा लोहा है और इसमें कार्बन की मात्रा अन्य जो पिटवा लोहा है या इस्पात उससे कहीं अधिक होती है। अब देखिए इसमें जो है फॉस्फोरस, सिलिकॉन और मैंगनीज आदि अशुद्धि के रूप में उपस्थित होते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है कि जो ढलवा लोहा होता है उसमें अशुद्धि के रूप में कौन कौन से तत्व मौजूद होते हैं। अब देखिए यह सबसे निम्न कोटि का माना जाता है और यह भी फिर 2 प्रकार का होता है। तो पूछ सकता है आपसे कि सबसे निम्न कोटि का जो लोहा है वो कौन सा कहलाता है, तो वो है आपका ढलवा लोहा, ना कि पिटवा, ठीक है, याद रखिएगा। और ये सबसे निम्न कोटि का माना जाता है। अब देखिए इसके भी 2 प्रकार हैं, एक तो सफ़ेद ढलवा लोहा और दूसरा भूरा ढलवा लोहा। तो जो सफ़ेद ढलवा लोहा होगा इसमें कार्बन की अधिकांश मात्रा जो होती है वो संयुक्त अवस्था में रहती है, जबकि जो भूरा ढलवा लोहा होता है इसमें कार्बन की अधिकांश मात्रा ग्रेफाइट के सूक्ष्म रवों के रूप में संपूर्ण पिंड में वितरित रहती है। अब एक ग्रेफाइट क्या है,
है, तो जब हम अभी आगे चल करके कार्बन पढ़ेंगे उसमें आपको इसके अप्रूफ बताएंगे कि आपका ग्रेफाइट क्या है, हीरा क्या है। ठीक है, अब देखिए अगला है पिटवा लोहा। तो इसमें जो कार्बन की मात्रा है वो सबसे कम होगी, 0.12 से लेकर 0.25 तक ढलवा लोहा से इसको प्राप्त किया जाता है। यह अपेक्षाकृत कैसा होता है, शुद्ध होता है। यह आघातवर्ध्य और तन्य भी होता है। इसमें चादरें और तार बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट है आपका इस्पात यानी स्टील। तो यह लोहा और कार्बन की एक मिश्र धातु है। क्या है इस्पात, लोहा की और कार्बन की मिश्र धातु है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि इस्पात किस किसकी मिश्र धातु है, तो लोहे और कार्बन से बनी होती है। अब इसका प्रतिशत भी पूछ सकता है। तो जो कार्बन की मात्रा है वो ढलवे लोहे से इसमें कम होगी, 0.25 से लेकर 1.5, और यह 4 प्रकार का होगा। तो जो इस्पात है वो कितने प्रकार का होगा, 4 प्रकार का। कौन कौन सा, तो एक तो मृदुल इस्पात, मध्य इस्पात, कठोर इस्पात और मिश्र इस्पात। ठीक है, अब देखिए लोहे के भौतिक गुण। तो जो शुद्ध लोहा है सफ़ेद, मुलायम और रवेदार धातु है। इसमें चुंबकीय गुण भी पाए जाते हैं। अब आपने लोहे का एक गुण पढ़ा होगा संक्षारण, ये क्या कहलाता है। तो देखिए आपने देखा होगा कि लोहे की बनी हुई नई वस्तुएं कैसी होती हैं, चमकीली होती हैं, बहुत ज़्यादा चमकती हैं। लेकिन कुछ समय के पश्चात उन्हीं चमकदार लोहे की वस्तुओं पर लालिमा युक्त भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। इसी प्रक्रिया को लोहे पर जंग लगना कहते हैं। ठीक है, केमिस्ट्री की भाषा में उसे संक्षारण कहेंगे। कुछ अन्य धातुओं में भी ऐसे ही परिवर्तन होते हैं। जैसे आपने चांदी देखी होगी, बहुत ही चमकदार होती है, लेकिन कभी कभी चांदी के ऊपर भी काली परत और तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ जाना, ये भी संक्षारण के ही उदाहरण हैं। अब देखिए संक्षारण के कारण कार के जो ढांचे होते हैं, पुल जो होते हैं, या लोहे की जो रेलिंग होती है, जहाज तथा धातु विशेषकर लोहे से बनी वस्तुओं की बहुत क्षति होती है। लोहे का संक्षारण एक गंभीर समस्या है। अब देखिए वायु, खुली वायु में कुछ दिन यदि हम इनको छोड़ देते हैं तो सिल्वर की जो वस्तुएं होती हैं वो काली हो जाती हैं। चांदी की वस्तुएं कैसी हो जाती हैं, काली हो जाती हैं। और सिल्वर का वायु में उपस्थित सल्फर के साथ अभिक्रिया कर कर क्या बनाता है, सल्फर सल्फाइड की परत बनाने के कारण ऐसा होता है। अब जैसे हमें लोहे को जंग लगने से बचाना है, या फिर आपकी जो अन्य चीज़ें हैं जैसे चांदी है तो उस पर काली परत ना जमे, तांबे के ऊपर हरी परत ना जमे, इसके लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो पेंट लगा देना चाहिए, दूसरा तेल लगाकर बचा सकते हैं, अगला है ग्रीस लगाकर, फिर यशद लेपन करके। यशद लेपन मतलब लोहे की वस्तुओं पर जस्ते की परत चढ़ाने की क्रिया यशद लेपन कहलाती है। ठीक है, अब देखिए क्रोमियम का लेपन हम इन पर कर सकते हैं। एनोडीकरण या मिश्र धातुएं बनाकर लोहे को जंग लगने से बचाया जा सकता है। अब देखिए जो लोहे में जंग लगना है किस तरीके से लगती है, किस तरीके से क्रिया होती है। तो लोहे को आर्द्र वायु में यदि हम छोड़ देते हैं तो उसके ऊपर लाल रंग की एक ढीली सी परत बैठ जाती है, जिसे ही रस्ट कहते हैं, जंग कहते हैं। और यह पूरी प्रक्रिया जो है वो जंग लगना कहलाती है। और लोहे पर यह जंग कैसे लगती है, तो हवा की नमी और ऑक्सीजन के कारण लग जाती है। ठीक है, अब देखिए लोहे को जंग लगने से बचाने की विधियाँ क्या हैं। तो सबसे पहले तो लोहे के ऊपर पीच या अलग तारा या एल्यूमिनियम पेंट लगा देना चाहिए। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है लोहे में जंग लगना। नेक्स्ट है लोहे को लाल तप्त करके उसके ऊपर जलवाष्प प्रवाहित करके मैग्नेटाइट की परत बैठ जाती है, जो लोहे को जंग से बचाती है। और अगली है लोहे को जस्तीकृत करके। अब देखिए लोहे में जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो ये क्वेश्चन पूछता है कौन सा भौतिक परिवर्तन है, कौन सा रासायनिक। तो ये आपका अलग से टॉपिक दिया है, तो वहाँ पर हम इसको कवर करेंगे। अब याद रखना आपकी जो लोहे में जंग लगना है वो एक रासायनिक परिवर्तन है। अब देखिए लोहे पर जंग लगने से क्या होता है, तो लोहे का भार बढ़ जाता है। ये क्वेश्चन भी आपका थ्योरेटिकल रूप से पूछ लिया जाता है। तो लोहे में जंग लगने से क्या लोहे का भार बढ़ जाता है, ऑप्शन देगा। लोहे का भार घट जाता है, कोई असर नहीं पड़ता, या उपरोक्त सभी, या इनमें से कोई नहीं। तो लोहे का जो भार होता है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। अब लोहे में जंग लगने से बना पदार्थ क्या होता है, फेरिसोफेरिक ऑक्साइड। ये आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि लोहे में जंग लगने से जो नया पदार्थ बन जाता है वो क्या कहलाता है। तो वो फेरिसोफेरिक ऑक्साइड होता है। यह भूरी परत के रूप में लोहे पर जम जाता है। अब देखिए लोहे के गैल्वेनाइज्ड जस्तीकृत चादर पर जस्ते की परत चढ़ी रहती है। अब लोहे के यौगिक देखेंगे आप, जो हम पढ़ रहे थे।
मतलब प्रत्येक धातु के यौगिक, तो उसी तरीके से यहाँ लोहे के या आपके आयरन के यौगिक हैं। सबसे पहला है फेरस सल्फेट, इसको हरा कसीस कहते हैं। ये आपको याद रखना है कि किसका निकनेम क्या है, ठीक है। इसका सूत्र है FeSO4 × 7H2O। तो ये आपको 3 क्वेश्चन मिलेंगे, हरा कसीस, नीला कसीस और सफ़ेद कसीस। तो जो हरा कसीस है वो फेरस सल्फेट है, इसमें जल के 7 अणु होते हैं। इसका उपयोग कहाँ पर होता है, तो स्याही बनाने में, इंक जिसे कहते हैं, एवं मोहर लवण बनाने में, रंग उद्योगों में फेरस सल्फेट का यूज होता है। भोजन में लोहे की कमी को पूरा करने के लिए दवा के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है फेरिक क्लोराइड, इसका उपयोग कहाँ होता है, तो यदि कटे स्थान से खून का बहना रोकना है तो उसके लिए फेरिक क्लोराइड यूज किया जाता है और यह खून का थक्का बना देता है। इसका उपयोग भी दवा के रूप में किया जाता है। इसका सूत्र है FeCl3। नेक्स्ट है आयरन सल्फाइड, FeS। आयरन सल्फाइड को झूठा सोना या बेवकूफ़ों का सोना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से आपके खूब सारे क्वेश्चन बनते हैं। बेवकूफ़ों का सोना किसे कहते हैं, या फिर आपसे कहेगा आवारा धातु कौन सी है या आवारा तत्व कौन सा है। तो ये आपको कुछ याद रखने हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। तो बेवकूफ़ों का सोना या आयरन सल्फाइड को झूठा सोना कहा जाता है। सूत्र पूछेगा तो FeS होता है। उपयोग कहाँ होता है, तो किप के उपकरण, प्रयोगशाला में हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बनाने में। अब देखिए, शरीर में लोहे की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, एनीमिया, और अधिकता से कौन सा हो जाता है, लोहमयता, सिंड्रोसिस नामक रोग हो जाता है, ठीक है। फिर अगली जो धातु दी गई है वो है तांबा यानी कॉपर। कॉपर का परमाणु क्रमांक होता है 29। प्रकृति में यह मुक्त अवस्था और संयुक्त दोनों रूपों में मिलता है। तांबे को उत्कृष्ट धातु कहा जाता है। यह एक संक्रमण तत्व है। आदि मानव के द्वारा सबसे पहले पूछेगा किस धातु का उपयोग किया गया या किस तत्व का उपयोग किया गया, किसके उपकरण बनाए गए, तो वो आपका तांबा ही था, ठीक है। अगला देखिए, तांबे का निष्कर्षण किस अयस्क से होता है, तो ये होता है कापर पाइराइट से। तांबे के भौतिक गुण क्या हैं, तो यह थोड़े लाल रंग की धातु है, ऊष्मा और विद्युत की सुचालक है। इसके उपयोग देखिए, इसके उपयोग विद्युत तार और विद्युत उपकरण के निर्माण में, सिक्का और बर्तन बनाने में, कैलोरीमीटर बनाने में और विद्युत मुद्रण और विद्युत लेपन में इसका उपयोग होता है। अब इसके यौगिक देखिए उसको क्या कहा था, हरा कसीस, इसको कहेंगे नीला कसीस या नीला थोथा। क्यूप्रिक सल्फेट को, इसमें जल के 5 अणु होंगे, उसमें 7 अणु थे, ठीक है। तो इसका सूत्र होता है CuSO4 × 5H2O। इसका उपयोग कहाँ होता है, तो कीटाणु नाशक के रूप में, विद्युत लेपन और विद्युत सेल में होता है। नेक्स्ट है रोल्ड गोल्ड, यह क्या होता है, तो तांबे की एक मिश्र धातु है रोल्ड गोल्ड, ठीक है। इसका उपयोग सस्ते आभूषणों के निर्माण में होता है। नेक्स्ट है क्यूप्रिक क्लोराइड, CuCl2। यह हरे रंग का एक रवेदार ठोस पदार्थ है। इसका उपयोग क्लोरीन के निर्माण में उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट है आपका क्यूप्रस ऑक्साइड, Cu2O। इस तरीके से लिखा जाएगा Cu2O, क्यूप्रस ऑक्साइड। इसका उपयोग रूबी कांच और रंग बनाने में होता है। अब देखिए, क्वेश्चन पूछता है कि मानव के शरीर में तांबे की मात्रा में यदि वृद्धि हो जाती है तो कौन सा रोग हो जाता है, तो वो विल्सन रोग हो जाता है। ये आपको याद रखना है। मानव शरीर से संबंधित जितने भी धातु अधातु से क्वेश्चन बनते हैं आप जरूर याद करें, यहाँ से एक क्वेश्चन आपका बन सकता है, ठीक है। फिर अगला दिया गया है जस्ता या जिंक, इसको हम अगले सेशन में देखेंगे। अभी आपकी बहुत सारी धातुएं रह गई हैं। चांदी, सिल्वर आपको देखना है, सोना, जो भी इम्पोर्टेंट है उनको हम यहाँ पर कवर करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। यदि आपका कहीं पर भी कोई भी सेशन में डाउट बनता है तो आप कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। और यदि आपको क्लास पसंद आती है तो शेयर ज़रूर करिए और आप प्रैक्टिस सेट भी ज़रूर लगाइए, क्योंकि आपकी जो बायोलॉजी की थ्योरी है लगभग क्लियर हो चुकी है। अब आपके फैक्ट वाले क्वेश्चन बचे हुए हैं तो उनको भी हम जल्द ही कवर करवाने का प्रयास करेंगे। और उसके जो है हमने थ्योरी के अकॉर्डिंग ही क्रमबद्ध रूप से प्रैक्टिस सेट भी स्टार्ट करवा दिए हैं। तो लगभग 10 से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट वहाँ पर हो चुके हैं और पूरा एनालिसिस आपको क्वेश्चनों के माध्यम से करवाते हैं। और आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी करवाने का प्रयास करेंगे, आपके 18 वाले और 2022-23 में हुए हैं उनको भी, ठीक है। ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि क्वेश्चंस का लेवल किस तरीके से रहता है और क्या कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाते, क्योंकि आप देखेंगे तो अदर राज्य की अपेक्षा MP का जो लेवल है वो हाई ही रहता है। आप किसी भी राज्य के पेपर उठा करके देखिए पुराने, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको चीज़ें डीप में और आपको बेसिक से चीज़ें पढ़नी है। ऐसा नहीं है कि डीप में सारी चीज़ें पढ़ ली, बेसिक को छोड़ दिया, क्योंकि हर एक चीज़ जो है अपने लेवल में पूछी जाती है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।